बार प्लान फेल होने पर बिनाका ने दूसरा प्लान बनाया। वो वेटर के गेटअप में यश के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसे फेल होना पड़ा। लेकिन जब वो फैजान से टकराई तो उसे वहां से एक रास्ता दिखा और वो फैजान के साथ यश से मिलने निकल गई। रास्ते में बिनाका ने सारा प्लान बना लिया था। उसका पहुंचते ही यश को इंजेक्शन देने के बाद फैजान को सीधा टेरेस से नीचे फेंकने का प्लान था और उसके बाद उसे श्रुति को गला दबाकर मारकर गायब होना था। फैजान जाने अनजाने में उसकी मदद कर रहा था। वो दोनों टेरेस के ऊपर पहुंच गए। बिनाका को यश दिखा जो किसी से कॉल पर बातें कर रहा था। बिनाका ने जेब में हाथ डालकर इंजेक्शन को मजबूती से पकड़ा और तभी फैजान ने यश को आवाज देते हुए कहा, यशपाल भाई, ये देखो, अब उनके सपनों की रानी आ गई। यश घूमा। फैजान और बिनाका को अपने सामने देखकर उसने फोन रख दिया और उसके बाद वो स्माइल करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे यश एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे बिनाका की इंजेक्शन पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उसने इंजेक्शन की सिक्योरिटी कैप जेब में ही निकाल ली थी। यश जब उसके एकदम से करीब पहुंचने वाला था कि अचानक से रुक गया। उसने फैजान की तरफ देखा और गुस्से में कहा, अबे साले, अपना साइज देखकर तो कम से कम प्यार कर। 5 किलो का होकर तो इतनी बड़ी लड़की को डेट करने की सोच रहा है। फैजान ने तुरंत कहा, ये भी अपन से प्यार करने लगी है यश भाई, ना भरोसा हो तो इससे पूछ लो। यश ने हैरानी से बिनाका की तरफ देखा और कहा, सच में आप इससे प्यार करती हो? बिनाका ने सकपकाहट भरी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। उसके हाँ करते ही यश खुशी से उछल पड़ा और बोला, फिर तो आपको हमारे दूसरे दोस्तों से भी मिलाना पड़ेगा। बिनाका चौंकी और तभी यश ने तेज आवाज में कहा, टोनी, सूर्या, आ जाओ भाई लोग, फैजान की बाहुबली गर्लफ्रेंड से मिल लो। यश के इतना कहते ही टोनी और सूर्या वहां से बाहर आ गए और जब तक बिनाका कुछ समझ पाती तब तक टोनी और सूर्या दोनों उसके बगल में आकर खड़े हो गए। बिनाका ने टोनी और सूर्या को देखा, उसे सब समझ आ गया। उसने जल्दी से इंजेक्शन निकाला और यश की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक टोनी और सूर्या ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया और इंजेक्शन उसके हाथ से छूटकर दूर गिर गया। बिनाका ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टोनी और सूर्या की पकड़ के आगे वो कुछ नहीं कर पाई। यश ने जाकर इंजेक्शन उठाया और आकर जमीन पर मुंह के बल पड़ी बिनाका के सामने बैठते हुए बोला, पहलवान मैडम, ये सच है क्या कि ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करने से बुद्धि कम हो जाती है? बिनाका ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये क्या बकवास है, कहना क्या चाहते हो? यश ने फैजान की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, इससे ना हमने ही भेजा था। जब आप आई थी और आप हमें घूर रही थी, तभी आपके फिजिक देखकर हम समझ गए थे कि आप बेटर तो हो नहीं। फिर आपके बारे में पता करने के लिए हमने इको भेजा। इससे टकराने के बाद आपने जो तेवर दिखाए, उन्हें देखकर हम समझ गए कि आप हमें मारने आई हो। बिनाका चौंक गई, यानी फैजान का उससे टकराना इत्तेफाक नहीं था, ये सब यश का प्लान था। उसने गुस्से में दांत चबा लिए और तभी यश ने आगे कहा, हम तो आपको देखते ही समझ गए थे कि आप हमें मारने के लिए यहाँ आई हो, लेकिन आप इस सूखी लकड़ी को देखकर ये नहीं समझ पाई कि अगर ये आपको प्रपोज करने की हिम्मत कर रहा है तो कुछ गड़बड़ होगी। बिनाका के कुछ कहने से पहले ही फैजान बोल पड़ा, क्या है यश भाई, तुम मेरी बेइज्जती काहे को कर रहे है? अपन तो तेरे साथ है, फिर भी ऐसे तभी से सूखी लकड़ी बोल रहे है। यश ने हंसते हुए कहा, अरे उदाहरण दे रहे हैं यार फैजान, तुम तो खामखा आग उगल रहे हो। फैजान ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा उदाहरण दे रहे थे, फिर ठीक है। उसके बाद यश ने बिनाका से कहा, तुम जैसे ही अपने हैंडलर्स का काम खराब कर देते हो। अरे मारने के लिए इतने उतावले हो जाते हो कि दिखता ही नहीं कि क्या करने जा रहे हो। अब देखो, पकड़ी गई तुम। अब हम तुमसे नाम पूछेंगे और तुम नाम बता दोगी, फिर हमें पता चल जाएगा कि तुम्हें किसने भेजा है। फिर हम उनको पकड़कर लिटा देंगे और तुम्हारे हैंडलर का काम खराब हो जाएगा। यश की बात खत्म करते ही बिनाका हंस पड़ी और बोली, मेरे को उसने कहा था कि तू चालाक है। मैंने तेरी चालाकी देखी भी। तूने बहुत आसानी से मुझे अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि तू इतना भोला भी है। यश, तेरे को क्या लग रहा है
कि तू टीचर की तरह सवाल पूछेगा और मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह तुझे सब बता दूंगी। यश ने हंसना शुरू कर दिया। बिनाका कंफ्यूज हो गई और तभी यश ने कहा, किसने कह दिया कि हम तुमसे टीचर की तरह सवाल पूछेंगे? टोनी, सूर्या, शुरू हो जाओ भाई, तुम दोनों देख लो कि इससे कैसे सच निकलवाना है। उन दोनों ने सिर हिला दिया और बिनाका को वहीं बांध दिया। फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी यश ने कहा, आरती की थाली लानी पड़ेगी क्या? तब काम शुरू करोगे? सूर्या ने तुरंत कहा, वो क्या है ना यश की मैंने कभी किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाया, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यश ने टोनी से कहा, तो तू शुरू कर दे भाई, सच तो बाहर निकलवाना पड़ेगा ना कि ऐसा कौन सा दोस्त आ गया अपना जो हमें मारने के लिए यहाँ तक पीछे पीछे आ गया। टोनी ने भी धीमी आवाज में कहा, यश भाई, अपने साथ भी यही पंगा है। यश ने टोनी को पकड़कर खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, अरे क्या बकवास कर रहा है? उधर निम्मो को तो तुमने एक ही पंच में लिटा दिया था, इधर ही को मारने में तुम्हें काहे लाज आ रही है? टोनी ने धीमी आवाज में कहा, चेहरा देख रहे हो उसका? जॉलाइन वगैरह देखो, मेरे पंच से उसे कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। फिजूल में मैं अपना हाथ तोड़वा लूं क्या? यश हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, तुम लोगों की भी। तभी उसकी निगाह अपने हाथ पर गई। उसने वो इंजेक्शन लिया हुआ था जो बिनाका उसे मारने के लिए लेकर आई थी। यश ने उसे देखा और कहा, ऐसा तो है नहीं कि ये इंजेक्शन मुझे गुदगुदी करने के लिए लाई थी, जरूर इसमें पॉइजन होगा। इतना कहने के बाद यश सीधे बिनाका के पास पहुंचा और बड़े प्रेम से बोला, बता दो बहन कि तुम्हें किसने भेजा है, वरना ये इंजेक्शन हम आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, आप मर जाओगी, क्या फायदा होगा है? ये सुनते ही बिनाका के एक्सप्रेशंस चेंज हुए, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। तभी यश ने इंजेक्शन की टिप उसकी बॉडी पर रख दी। बिनाका अपने आप को बचाने के लिए छटपटाने लगी और तभी यश ने कहा, आखिरी मौका है, बता दो। बिनाका इंजेक्शन के इफेक्ट को बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन वो भी मोटी चमड़ी थी। इतनी जल्दी हार मानना उसने सीखा नहीं था, इसीलिए उसने यश के सवाल का जवाब नहीं दिया। और ये देखकर यश का मूड गर्म हो गया, क्योंकि अब चीजें उसके बर्दाश्त से बाहर होने लगी। उसने टिप को बिनाका की बॉडी में दबा दिया, जिससे इंजेक्शन में खून आ गया। बस एक प्रेशर और वो पॉइजन बिनाका की बॉडी में चला जाता। बिनाका एक्सप्रेशनलेस थी। यश समझ गया, ये ऐसे नहीं मानेगी। उसने इंजेक्शन पर प्रेशर दिया कि तभी बिनाका चिल्ला उठी, सोफिया ने, मुझे ये सब सोफिया ने करने को कहा था, मैंने उसके कहने पर किया था। जैसे ही बिनाका ने इतना कहा, यश एकदम से चौंक गया, क्योंकि सोफिया नाम उसने पहली बार सुना था। सोफिया जैसी कोई लड़की अभी तक ना तो श्रुति की लाइफ में आई थी और ना ही यश उसे जानता था। यश को लगा कि बिनाका उसे बेवकूफ बना रही है। वो गुस्से में उसकी तरफ झुका और बोला, हमें बेवकूफ समझा है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन रैंडम सा नाम हमें दे दोगी और हम मान लेंगे? सच बताओ, वरना इंजेक्शन अभी हमने फेंका नहीं है। बिनाका ने तुरंत कहा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे अगर झूठ बोलना होता तो मैं तुमसे कुछ बताती ही नहीं। यश ने तुरंत कहा, तुम झूठ ही बोल रही हो, काहे कि तुम्हें मेरे सामने से कमरे में खींचा गया था और हाथ किसी सोफिया का नहीं था। सच सच बता, किसके कहने पर ये सब किया है तूने? यश के खुलासे से बिनाका सकपका गई। उसने सकपकाहट के साथ यश को देखा तो यश ने फिर से इंजेक्शन की टिप उसकी बॉडी पर रख दी और कहा, अब हम वार्निंग नहीं देंगे, आखिरी वार्निंग है। इसके बाद या तो जवाब या जन्नत। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम जन्नत लेना पसंद करोगी। यश की टोन में एक कोल्डनेस थी, जिससे बिनाका की बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने यश की तरफ देखा। यश ने आईब्रोज ऊपर करके बताने का इशारा किया। बिनाका ने एक लंबी सांस भरी और बोली, सोफिया एक महारा थी, मुझे दिग्विजय सिंघानिया के अभी वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि पीछे से एक गोली आकर उसके सिर में लगी और उसका खून यश के चेहरे पर बिखर गया। अगले ही सेकंड एक लेजर यश के सिर पर पॉइंट हुई। टोनी ने चीते की तरह यश को खींच लिया। अगले ही पल गोली जाकर यश के पीछे दीवार में धंस गई थी। उन लोगों के पास गन वगैरह नहीं थी, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाए
कुछ देर बाद जब यश बाहर निकलने जा रहा था तो टोनी ने उसे रोक दिया और कहा, मैं देखता हूं। यश ने उसे रोका और कहा, यह हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम अपनी जान की बाजी नहीं लगाओगे, क्या समझे? हमें जाने दो। टोनी ने यश को डांटने के अंदाज में कहा, खैबर वाला मिशन भी मेरा पर्सनल था, उसमें क्या किया था तुमने? अब चुपचाप बैठो। और वो बाहर निकल गया। उसने इधर उधर देखा, वहां पर कोई नहीं था। क्लियर होने पर उसने यश और सूर्या को भी बाहर आने को कह दिया। टोनी और सूर्या ने तलाशने की बात की तो यश ने यह कहकर रोक दिया कि जिसने गोली चलाई है वो निकल चुका होगा, हमें अब तलाशने से कोई फायदा नहीं है। करीब 10 मिनट बीत चुके थे। यश, टोनी और सूर्या वहीं खड़े हुए थे। यश बिनाका के चेहरे को देख रहा था जो बुरी तरह से फटा हुआ था। तभी टोनी ने कहा, क्या सोच रहे हो? यश ने सिर हिलाते हुए कहा, आज हमारा बर्थडे है। हमारे स्क्वाड की वजह से या हमारी वजह से हमारे बर्थडे के दिन कभी किसी की मौत नहीं हुई थी, ये पहली बार है। वो सब छोड़ो, इसकी बॉडी को डंप करने का प्लान करो। नीचे पार्टी चल रही है, अगर उनमें से कोई ऊपर आ गया तो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। टोनी ने तुरंत कहा, तुम नीचे जाओ यश, तुम पहले ही एक मर्डर में फंस चुके हो। अब की बार अगर कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। हम इसे डंप करते हैं। यश ने सिर हिला दिया और नीचे चला गया। वो अपने लुक को सही करने के बाद जब पार्टी में पहुंचा तो उसकी निगाह फिर से राघवन के ऊपर गई। उसने राघवन के ब्लू ब्लेजर को गौर से देखा और फिर बिनाका की उस बात के बारे में सोचा जिसमें उसने दिग्विजय के बे कहा था। यश को अंदाजा लग गया था कि वो दिग्विजय के बेटे के बारे में बात करने जा रही थी। उसका शक पूरी तरह से राघवन के ऊपर था। राघवन अभी भी श्रुति के साथ लगा हुआ था। पहले उस लड़की को देखना और उसके बाद इतने सारे इंसिडेंट्स, यश के दिमाग में तमाम तरह की बातें चलने लगी और उसने अपने आप से कहा, हमें कैसे भी करके राघवन से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि किसी को शक भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। इतना कहने के बाद यश ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया और फिर उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो उसकी तरफ भागा जहां पर बिनाका को किसी ने खींचा था, लेकिन जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचा उसकी निगाह सामने से आ रही लड़की पर चली गई। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शनाया थी। शनाया को देखते ही यश ने तेज आवाज में कहा, ओ लड़की रुक जा। यश की आवाज सुनते ही शनाया बुरी तरह घबरा गई। वो भागना तो चाहती थी लेकिन यश उससे बस कुछ दूरी पर ही था। वो चुपचाप खड़ी हो गई और यश उसकी तरफ बढ़ चला था। क्या शनाया के पकड़े जाने से यश का राघवन के ऊपर कि राघवन ही ये सब करा रहा है और इस वजह से यश उसे कन्फ्रंट करना चाहता था। लेकिन चूंकि आज वहां पर पार्टी चल रही थी और वहां पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, यश को जिनसे न सिर्फ राघवन का बल्कि अपना भी राज छुपाना था, इसीलिए उसने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया कि आखिर वो ऐसा करे कैसे। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए छत की तरफ जा रहा था कि तभी वो रास्ते में शनाया से मिल गया जो शायद वहां से जा रही थी। यश ने जब शनाया को पकड़ लिया तो शनाया बहुत घबरा गई, लेकिन वो भाग नहीं पाई और यश ने उसे पकड़ ही लिया। यश शनाया के पास पहुंचा और उसने शनाया को देखा तो वो चौंक गया था। दूर से तो शनाया श्रुति जैसी दिख रही थी, लेकिन पास आने पर उसका चेहरा कुछ अजीब सा था। यश को देखकर वो बहुत घबराई हुई थी। यश ने उसका चेहरा गौर से देखा और तभी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने बगल में ही लगे हुए वाटर टैप से पानी लिया और सीधा शनाया के चेहरे पर मार दिया। उसने हैवी मेकअप करके अपने आप को छुपाया था, लेकिन पानी पड़ते ही उसका चेहरा धुल गया और शनाया का रियल चेहरा उसके सामने आ गया, जो एकदम से श्रुति से मैच खा रहा था। लेकिन शनाया के माथे पर चोट का निशान था, जिसकी वजह से यश उसे पहचान गया। यश ने उसे घूर कर देखा और कहा, तो तुम हो सोफिया जिसने श्रुति को मारने के लिए उस बिनाका को भेजा था? यश की बात सुनते ही शनाया तुरंत घबरा गई और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं सोफिया नहीं हूं, मैं तो सोफिया को जानती भी नहीं, मैं तो। यश ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लग रहा है कि हम ऐसे ही बेवकूफ बन जाएंगे, हैं? तुम हमारे साथ नीचे चलो, अभी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। यश ने इतना कहने के बाद
शनाया का हाथ पकड़ा और जैसे ही उसे वहां से ले जाने के लिए खींचा कि तभी शनाया को घबराहट के मारे पसीना आने लगा। उसे यहाँ आने से रोका गया था, लेकिन वो फिर भी पार्टी में एंजॉय करने और सबको देखने के लिए आ गई थी। उसने यश से बचने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो पकड़ी गई। इतना सब होने के बाद अगर यश उसको साथ लेकर नीचे जाता तो नीचे पार्टी में श्रुति के होने की वजह से बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था। ऐसे में शनाया ने अपना हाथ छुड़ाया और यश से बोली, आप मेरी बात सुनिए, मैंने श्रुति को मारने की कोशिश नहीं की, मैं तो उसकी। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी वहां पर एक जोरदार आवाज गूंजी, रुक जाओ शनाया। यश और शनाया दोनों ने आवाज की डायरेक्शन में देखा। राघवन सामने से चला आ रहा था। आमतौर पर राघवन के चेहरे पर स्माइल रहती थी, लेकिन इस वक्त वो डार्क एक्सप्रेशन के साथ आ रहा था। यश को लगा कि शायद राघवन की पोल खुल गई है और इसीलिए वो वहां आ रहा है। उसने अपने आप को राघवन से फाइट करने के लिए तैयार किया कि तभी राघवन ने आकर शनाया से कहा, तुम यहां से जाओ और पीछे के रास्ते से निकलना, जिससे कोई तुम्हें देखे ना। मैं आता हूं। शनाया बेहद घबराई हुई थी। उसने सिर हिलाया और जल्दी से वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन तभी यश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पहले हमें बताओ कि यहां चल कर रहा है, उसके बाद ही हम इको जाने देंगे। राघवन ने यश का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुमसे छुपाने की बहुत कोशिश की थी यश, लेकिन अब जब तुम सच जान गए हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन प्लीज शनाया को यहां से जाने दो, वरना अगर कोई और ऊपर आ गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यश चौंका और बोला, क्या छुपाया है हमसे? राघवन कुछ कहने जा रहा था कि तभी किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। राघवन घबरा गया और उसने यश से कहा, शनाया को जाने दो, मैं बताता हूं। यश ने तुरंत कहा, नहीं, पहले बताओ फिर हम जाने देंगे। हम मुंबई से आपको नोटिस कर रहे हैं, आप श्रुति के पीछे पड़े हुए हो। हम अब बिना सच जाने किसी को हिलने नहीं देंगे। किसी के आने की आवाज तेज होती जा रही थी। राघवन बेहद घबरा गया था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि श्रुति का राज छुपाना उसके लिए कितना जरूरी है। उसने शनाया को देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, श्रुति हमारी बहन है। यह सुनते ही यश के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। उसके सामने श्रुति का इतना बड़ा राज आ गया था। यश के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। जिस सच को श्रुति इतने दिनों से तलाश रही थी वो उसके सामने खड़ा हुआ था। तभी जिसके नीचे से आने की आवाज आ रही थी वो शख्स ऊपर आ गया और उसने यश का नाम लेते हुए कहा, आप दोनों यहां क्या कर रहे हो यश? यश और राघवन ने एक साथ देखा। वो और कोई नहीं बल्कि कियारा थी। राघवन ने जल्दी से अपने बगल में देखा। उसे लगा कि कियारा ने शनाया को देख लिया है, लेकिन तब तक शनाया वहां से गायब हो चुकी थी। राघवन ने राहत की सांस ली और यश के कुछ कहने से पहले ही बोला, हम लोग थोड़ा बिजनेस प्लानिंग डिस्कस कर रहे थे। कियारा को यह अजीब लगा और उसने कहा, बिजनेस प्लानिंग, वो भी मिड पार्टी, ऐसा क्या हो गया? राघवन के पास जवाब नहीं था। तभी यश ने कहा, हमें राघवन के एक दोस्त के थ्रू बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम पार्टी एंजॉय करो, हम आते हैं। कियारा को यह बात अजीब लगी क्योंकि इससे पहले यश ने कभी उसे ऐसे सीधे जाने को नहीं बोला था। उसने यश को घूर कर देखा और फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही यश ने राघवन से कहा, क्या कह रहे हो आप? उसकी आवाज में खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। हाँ, श्रुति हमारी बहन है। मैंने श्रुति को बुलाने के लिए ही तुम्हारी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और मैं इसीलिए उसके घर भी गया था। वहां से मैंने श्रुति के बाल छुड़ाए थे। मैं डीएनए टेस्ट करवा कर यह पता करना चाहता था कि जो मैंने देखा है वो सच है या नहीं। यश को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जिस परिवार को ढूंढने के लिए श्रुति ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, वो परिवार उसके सामने खड़ा हुआ था। यश ने कुछ देर सोचा और खुश होकर कहा, तो दिग्विजय सर श्रुति के डैड है? राघवन ने हाँ में सिर हिला दिया और यश ने अगला सवाल पूछा, तो एक काम आप सामने से आकर भी तो कर सकते थे। श्रुति अपने परिवार को ढूंढ रही थी, आप उससे मिले, आप उसे बता सकते थे कि आप उसके भाई हैं। आपने इतना लंबा रूट काहे चुना? यश के लहजे में शिकायत थी।
और उसकी शिकायत जायज भी थी। तभी राघवन ने कहा, तुम्हें सब पता चल जाएगा यश, बस थोड़ा सा वेट करो। यश ने तुरंत कहा, वेट ही तो नहीं हो रहा है। श्रुति की लाइफ की इतनी बड़ी न्यूज आने के बाद आप हमसे वेट करने को कह रहे हैं। यश की एक्साइटमेंट देखकर राघवन एक तरफ खुश था तो दूसरी तरफ उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी अचानक से यश को टोनी और सूर्या जाते हुए दिखाई पड़े। वो राघवन के पीछे थे। राघवन को यश के साथ खड़ा देखकर वो यश की तरफ बढ़े, लेकिन तभी यश ने उन्हें जाने का इशारा किया और राघवन से बोला, हमें एक चीज आपसे और बतानी थी। राघवन ने तुरंत पूछा, क्या? यश ने तुरंत कहा, अभी अभी थोड़ी देर पहले बिनाका नाम की लड़की को भेजकर हमें मारने की कोशिश की गई। हमने बिनाका को पकड़ा तो उसने सोफिया का नाम लिया। क्या आप किसी सोफिया को जानते हैं? सोफिया का नाम सुनते ही राघवन के एक्सप्रेशन हल्के से चेंज हुए, लेकिन इससे पहले कि यश उसे नोटिस कर पाता उसने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। यह सब कब हुआ है? यश ने तुरंत कहा, अभी पार्टी में। और उसने उस नीले ब्लेजर वाले इंसिडेंट के बारे में भी राघवन को बताया। राघवन के माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें आ गई, जो शायद ये बता रही थी कि शायद उसे सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन उसने यश के सामने कुछ आने नहीं दिया और यश से बोला, मैं इसके बारे में पता करूंगा, लेकिन तुम्हें अभी शांत रहना होगा यश। जब तक डैड नहीं आ जाते और श्रुति से नहीं मिल लेते तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। यश ने तुरंत कहा, डैड, क्या दिग्विजय सर को भी पता है? राघवन ने मना कर दिया और कहा, नहीं, अभी उन्हें कुछ नहीं बताया गया है। मैं अभी पार्टी में ही उन्हें बताने वाला हूं। एक बार अभी वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि तभी उनकी फैमिली का एक नौकर दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और बोला, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढ लिया। उसकी हड़बड़ाहट देखकर राघवन ने कहा, क्या हो गया? उसने तुरंत कहा, दिग्विजय अंकल आ गए हैं, वो नीचे आपका वेट कर रहे हैं। राघवन के एक्सप्रेशन चेंज हुए। उसने नौकर को वहां से जाने का इशारा किया और यश से बोला, चलो मैं तुम्हें दादा से मिलवाता हूं। यश को कंफ्यूज देखकर राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डैड को दादा कहता हूं, चलो। यश बहुत एक्साइटेड था। वो जल्द से जल्द श्रुति को उनके साथ देखना चाहता था। वो राघवन के साथ नीचे पहुंच गया। वहां बने हुए एक कमरे में घुसते ही उसकी निगाह सामने सोफे पर बैठे हुए करीब 55 साल के एक आदमी पर पड़ी, जिसने कोट पैंट पहन रखे थे और इतनी उम्र होने के बावजूद वो काफी स्मार्ट और चुस्त दुरुस्त लग रहा था। यश ने इससे पहले कामिनी के घर उनकी जवानी की फोटो देख रखी थी, इसीलिए उसे पहचानने में वक्त नहीं लगा। दिग्विजय ने भी जब यश को देखा तो उन्होंने स्माइल दी और कहा, ही मस्ट बी यश। राघवन के हाँ कहने पर उन्होंने बैठे बैठे ही यश की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, कैसे हो जेंटलमैन? राघवन तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा है। तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी भी रखी हुई है, बिना शर्त फंडिंग भी दे दी। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने हमारे बेटे पर? यश ने राघवन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हम ये नहीं कह सकते अभी सर कि जादू किसने किया है, हमने या किसी और ने, लेकिन हाँ, कुछ तो जादू हुआ ही है, वरना इतनी जल्दी जल्दी कौन फैसले लेता है। राघवन ने यश के तंज को बहुत अच्छे से समझा और उसने बात घुमाते हुए कहा, दादा, मैं आपको किसी और से भी मिलवाना चाहता हूं। दिग्विजय थोड़ा चौंके और बोले, और कौन आ गया भाई? राघवन ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे के किनारे लेकर आया। वहां से राघवन ने उस तरफ इशारा किया जहां पर श्रुति बैठी हुई फैजान और अपने बाकी के दोस्तों से बातें कर रही थी। दिग्विजय ने श्रुति को जब देखा तो तुरंत कहा, इसके लिए तुम मुझे यहां लेकर आए हो? शनाया से तुम्हें घर जाकर भी मिल सकता था। राघवन के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, वो शनाया नहीं है दादा, वो श्रुति है जिसे हम ढूंढ रहे थे, आपकी दूसरी बेटी। जैसे ही राघवन ने इतना कहा, दिग्विजय सिंघानिया के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। यश ने उनके एक्सप्रेशन को देखा और वो समझ गया कि श्रुति को उसका असली खानदान मिल चुका है। दिग्विजय श्रुति को लगातार देखे जा रहे थे। उनके पूरे शरीर में गूज़बम्स थे। उन्होंने राघवन को गले लगा लिया और कहा,
तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे राघवन। सौतेला होने के बाद भी तूने इसे ढूंढ लिया। मैं तेरा यह एहसान। राघवन ने तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि आप क्या कह रहे हैं दादा? आप एहसान की बात करके क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? दिग्विजय ने बिना कुछ बोले राघवन को गले लगा लिया और तभी यश ने पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग श्रुति को इसके बारे में कब बता रहे हैं? यह सुनते ही दिग्विजय ने यश की तरफ देखा और सीधा मना करते हुए कहा, हम श्रुति को नहीं अपना सकते। आखिर क्यों मना किया था दिग्विजय ने अपविजय और राघवन से श्रुति के बारे में पूछा कि दिग्विजय ने श्रुति को अपनाने से सीधा मना कर दिया। यह सुनते ही यश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने गुस्से में कहा, श्रुति ने अपने डैड यानी आपको ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की, उसकी जान पर दो दो बार बनाई, एक बार तो वो मरते मरते बची। यहाँ आने पर भी उसके ऊपर अटैक हुआ। उसके क्लोज होने की वजह से हमें भी मारने की कोशिश की गई। उसने इतना सब किया सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढने के लिए, और आप सीधा मना कर रहे हैं कि आप उसे नहीं अपना सकते। क्या ये उसके साथ ज्यादती नहीं है? यश को गुस्से में देखकर दिग्विजय ने कहा, तुम हमारे कहने का मतलब नहीं समझे यश। हम अभी उसे नहीं अपना सकते, अभी हमें थोड़ा वक्त चाहिए। यश ने जीभ चटकाते हुए कहा, इस सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है सर कि आपको अपनी बेटी को अपनाने के लिए वक्त चाहिए, वो भी वो बेटी को जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे। हम अभी श्रुति को जाकर ही के बारे में बताते हैं। इतना कहने के बाद जैसे ही यश वहां से जाने को हुआ कि राघवन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ कहने ही जा रहा था, तभी दिग्विजय ने थोड़े प्रेशर के साथ कहा, हम किसी भी चीज को उस वक्त तक बाहर नहीं आने दे सकते जब तक हम उसे अच्छे से समझ नहीं लेते। तुम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते यश। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तभी उनका फोन बजा। फोन पर प्रधानमंत्री जी का कॉल आ रहा था। उन्होंने राघवन की तरफ देखा और कहा, तुम इससे बात करो राघवन और समझाओ इसे, मैं बात करके आता हूं। इतना कहने के बाद वो वहां से निकल गए और अब वहां पर सिर्फ यश और राघवन बचे हुए थे। राघवन ने यश को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम इतनी सी बात समझ क्यों नहीं रहे हो यश? मैंने तुमसे इतनी जिद की आशा नहीं की थी। यश ने तुरंत कहा, ये आपसे किसने कह दिया कि हम जिद नहीं कर सकते? हम बहुत जिद्दी है, वो भी जब किसी को उसका अधिकार दिलाना हो। श्रुति को उसके परिवार के बारे में पता चलना चाहिए और ये उसका अधिकार है। अगर आप उसका अधिकार छीनने की कोशिश करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा ना। श्रुति के लिए यश को डिटरमाइंड देखकर राघवन खुश तो था, लेकिन उसके साथ साथ वो यश को गुस्से में देखकर थोड़ा परेशान भी था। उसने यश को समझाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम श्रुति के लिए परेशान हो रहे हो यश, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। हमें बस 4 महीने का वक्त दे दो। उस 4 यश ने सीधे बात काट दी और कहा, 4 महीने का है? क्या पंडित जी ने मुहूर्त दिया है कि 4 महीने से पहले श्रुति आपके घर में आ जाएगी तो दुनिया में जलजला आ जाएगा? राघवन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, अगले 4 महीने में चुनाव है यश। प्रधानमंत्री जी के कामों को देखते हुए जनता उन्हें दोबारा चुनने के मूड में है। पता नहीं अभी तक मैंने तुम्हें बताया या नहीं, लेकिन डैड पहले खुफिया विभाग में काम करते थे और इसी वजह से प्रधानमंत्री जी उनकी योग्यता और राजनीतिक समझ को देखते हुए उन्हें अगला गृह मंत्री बना सकते हैं। इसीलिए यश ने फिर से राघवन को टोका और कहा, ये तो और अच्छी बात है, हम अभी श्रुति को ही खुशखबरी देते हैं। वो बेचारी ने कितना कुछ झेला है, तो को इतनी खुशी एक साथ मिलेगी तो वो अपने पुराने दुख भूल जाएगी। इतना कहने के बाद यश ने फिर से वहां से जाने की कोशिश की तो राघवन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, अरे भाई मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। तुम तो पहले ही भागे जा रहे हो। यश रुक गया और राघवन ने आगे कहा, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में तुम कितना जानते हो यह मुझे नहीं पता यश, लेकिन यहां पर आप करोड़ों का घोटाला करने के बाद भी रह सकते हैं, बट अगर चरित्र पर दाग आ गया तो आपको जनता नकार देगी। हमारी मॉम अभी डैड की इकलौती वाइफ है और डैड ने ऐसा दिखाया हुआ है कि हम तीनों ही उनके बेटे बेटियां हैं। मैं यश ने राघवन को फिर से टोक दिया और कहा,
तीनों कौन? आप, सनाया और तीसरा कौन? यश का सवाल सुनते ही राघवन सकपका गया। उसे शायद सोफिया और दिलावर के रिश्ते के बारे में अंदाजा हो चुका था, इसीलिए उसने अभी यश के सामने दिलावर के बारे में कोई बात नहीं की थी। या फिर कोई और रीजन था जिसकी वजह से वो अपने छोटे भाई के बारे में यश से छुपा रहा था। इसका खुलासा होना अभी बाकी था। यश ने उसे जब घबराया हुआ देखा तो तुरंत सवाल दागा, क्या हुआ? आप बता कहे नहीं रहे हैं? राघवन ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, मेरे डैड मेरे छोटे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उसका घर में नाम लेना भी गुनाह है, इसलिए मैंने उसके बारे में तुम्हें नहीं बताया। यश ने तुरंत कहा, ऐसा है क्या? राघवन ने तुरंत कहा, हाँ। और फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, अगर श्रुति को हमने अभी अपने परिवार में शामिल किया और ये बात मीडिया में आ गई तो हमारे लिए चीजें बहुत कठिन हो जाएगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। हमारी माँ, जिन्होंने शायद डैड के दबाव में या फिर परिवार की इज्जत के लिए मुंह बंद किया हुआ है, वो भी शायद इस पर बात ना करे। 4 महीने बाद चुनाव है और हम ये रिस्क अभी नहीं ले सकते। यश ने तुरंत कहा, आप अपने फायदे के लिए किसी और के हिस्से का हक खाने की तैयारी कर रहे हैं राघवन जी। ये आपके कैरेक्टर पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। राघवन के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने कहा, मैं श्रुति का हक खाने की बात नहीं कर रहा हूं यश, ये तुम मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो। यश ने तुरंत जवाब दिया, इल्जाम नहीं, हकीकत है। उन दोनों के बीच बहसबाजी होने लगी। यश काफी अग्रेशन में था और राघवन भी अग्रेसिव दिख रहा था। अंदर वो दोनों बातें कर रहे थे, वहीं बाहर कियारा दूर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। उनके बातचीत के तरीके देखकर कियारा समझ गई थी कि यहाँ सिर्फ बिजनेस डील की बात नहीं हो रही है। उसने अपने आप से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यश मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? वो पार्टी मनाने आया है लेकिन कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पर? कियारा के दिमाग में यश के लिए शक के कीड़े कुलबुलाने लगे थे। तभी अचानक से पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत दुख फील हो रहा है। उसके बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और उस बेचारी को अटेंशन ही नहीं मिल रही है। जब उसका खुद का बॉयफ्रेंड अटेंशन नहीं दे रहा है तो और कौन देगा? कियारा पीछे मुड़ी और अपने सामने खड़ी माया को देखकर वो जल भुन गई और बोली, मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। माया के चेहरे पर कनिंग स्माइल आ गई और उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए हमदर्दी जताने भी नहीं आई हूँ कियारा, मैं बस तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने आई हूँ। मैं तुम्हें बस सच बताने आई हूँ। कुछ भी हो, तुम मुझसे कितनी भी नफरत कर लो कियारा, लेकिन मैं हूँ तुम्हारी माँ ही ना। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। माया के एक एक शब्द ने कियारा के लिए जख्म का काम किया और उसकी मुस्कुराहट कियारा के जख्मों पर नमक का काम कर रही थी। लेकिन कियारा कियारा थी, वो माया के सामने झुक नहीं सकती थी। उसने तुरंत माया को जवाब दिया, मुझे आपके लिए बुरा लगता है। आपसे मैं कभी ना एडवाइस मांगती हूँ ना ओपिनियन, फिर भी आप फ्री का ज्ञान देने आती है और बदले में बेइज्जत होती है। मुझे न जाने क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कहीं मैं किसी दिन आपको पब्लिकली इंसल्ट ना कर दूं और कहीं इससे आपकी बची कुची इज्जत भी चली जाए। कियारा के इतना कहते ही माया के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखों में आग उतर आई, होंठ कांपे और उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरी पब्लिकली इंसल्ट की बात कर रही हो कियारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? कियारा ने बेहद ठंडे लहजे में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वैसे तो मैंने कहा था किसी दिन, लेकिन अगर आप ये चपड़ चपड़ यूं ही करती रही तो यकीन मानिए आज ही ग्रैंड ओपनिंग कर दूंगी। माया गुस्से से लाल हो गई, जैसे उसका खून खौल रहा हो। इतने लोगों के सामने कियारा उसे खुलेआम चेतावनी दे रही थी। वो झल्ला उठी और एक झटके में कियारा की तरफ हाथ उठाकर थप्पड़ मारने आगे बढ़ी, लेकिन झपाक, कियारा ने फुर्ती से उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया, फिर हाथ को जोर से मोड़ा और बेहद करीब आकर फुसफुसाई, कराटे में ब्लैक बेल्ट हूं, याद होगा आपको? माया के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उसकी आंखें अब डर और अपमान से भरी थी।
आप मेरी सौतेली माँ है, इसलिए अभी तक इज्जत दी है, कियारा ने आंखें तरेरते हुए कहा। लेकिन अगर किसी और ने मेरी तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया होता तो उसकी कलाई आज मरोड़ कर रख देती। कियारा ने उसका हाथ झटक दिया। माया लड़खड़ा गई और आसपास खड़े लोगों की निगाहें अब उस पर जम चुकी थी। फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थी। कियारा ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, डैड भी नहीं है यहाँ जो आपको पब्लिक इंसल्ट से बचा ले। अगर पब्लिक इंसल्ट हो गई तो ये अग्रवाल सरनेम का टाइटल भी आपकी इज्जत नहीं बचा पाएगा, इसीलिए चुपचाप निकल जाइए। माया की आंखें भर आई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उसके अहंकार का भरभरा कर गिरना सब देख रहे थे। कियारा ने आखिरी बार किया, अब अगली बार जब मुझे धमकाने आए तो आईने में अपना चेहरा जरूर देख ले, शायद शर्म आ जाए। माया गुस्से और शर्म से कांपती हुई वहां से चली गई। जाते जाते धमकी देकर गई कि वो पलटकर वार जरूर करेगी। कियारा ने उसे भाव नहीं दिया। माया के जाने के बाद कियारा ने गहरी सांस ली और पलटकर वहां खड़े गेस्ट्स की ओर देखा। ड्रामा खत्म हुआ, नाउ एंजॉय द पार्टी। माया के वहां से जाने के बाद कियारा ने वापस से यश और राघवन की तरफ देखा। वो दोनों उसे वहां नहीं दिखे, जिससे कियारा का शक और बढ़ गया। मुझे इस बारे में यश से बात करनी पड़ेगी। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो ये सब कर क्या रहा है। इतना कहने के बाद कियारा यश को ढूंढने निकल गई। उधर दूसरी तरफ यश और राघवन अभी भी लगे हुए थे। राघवन बार बार यश से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो श्रुति को इसके बारे में कुछ ना बताए, लेकिन यश मान नहीं रहा था। राघवन ने उससे आखिरी बार रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तुम बस मुझे 4 महीने का टाइम दो यश। उसके बाद अगर हम लोगों ने श्रुति को अपनी फैमिली में शामिल नहीं किया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तो तुम्हारे पास हमारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। डैड और श्रुति का डीएनए भी मैच हो चुका है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यश ने सीधे शब्दों में कहा, ना तो हमरे कॉल हो सकती है राघवन, और ना आपकी। क्या आपको 4 महीने का टाइम दिया जाए या नहीं, इस सिर्फ और सिर्फ श्रुति की कॉल हो सकती है। वो पिछले 18 सालों से अपने बाप को ढूंढ रही है, उसके लिए उसने अपनी जान को खतरे में डाला। ये उसकी कॉल होगी कि वो आपको 4 महीने का वक्त देती है या नहीं। राघवन ने फिर से रिक्वेस्ट की और कहा, लेकिन यश ने सीधा मना कर दिया और कहा, नहीं राघवन, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हम श्रुति से ये बात छुपा नहीं सकते। ये उसके लिए हमारे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट होगा। इतना कहने के बाद यश ने राघवन से अपना हाथ छुड़ाया और सीधा श्रुति की तरफ चल पड़ा। क्या होगा जब श्रुति के सामने आएगा उसकी जिंदगी का सब, और वो श्रुति के सामने पहुंच गया। श्रुति और यश की निगाहें आपस में टकराई। यश श्रुति को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हुआ। जिस सच्चाई को श्रुति इतने दिनों से ढूंढ रही थी, वो सच्चाई श्रुति से बस एक लफ्ज दूर थी। यश ने श्रुति से कुछ कहना चाहा कि तभी राघवन ने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया। यानी एक बार फिर से श्रुति से उसकी सच्चाई दूर हो गई। राघवन यश का हाथ पकड़कर किनारे तक ले गया और यश ने अपना हाथ गुस्से में उससे छुड़ाया और कहा, आप हमें जबरदस्ती बात श्रुति तक पहुंचाने से नहीं रोक सकते। राघवन ने यश का हाथ जोर से पकड़ा और एकदम से रिक्वेस्ट मोड में आते हुए बोला, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं यश, मैं बस तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम बस मुझे। यश ने बात काट दी और कहा, नहीं नहीं, हम कौनो मौका नहीं देने वाले। हम श्रुति को इतनी बड़ी खुशखबरी से दूर नहीं रख सकते। राघवन ने तुरंत कहा, यह मैं श्रुति के फायदे के लिए कर रहा हूं। यश ने तुरंत कहा, श्रुति के नहीं, ये आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इसमें श्रुति का कौनो फायदा नहीं है, इसमें श्रुति का नुकसान है। श्रुति के लिए अगर आपको कुछ करना होता, आपको उसका फायदा देखना होता, तो आप उसके साथ इस सच्चाई साझा करते, उससे झूठ ना बोलते और उससे ही बात ना छुपाते। यश को गुस्से में देखकर राघवन समझ गया कि वो अब यश को रोक नहीं पाएगा और यश रुकने के मूड में नहीं था। यश फिर से चल पड़ा। तभी राघवन के डैड दिग्विजय सिंघानिया एंटर हुए और यश को गुस्से में बाहर जाते देखकर उन्होंने राघवन से पूछा, क्या हुआ राघवन? राघवन ने निराश होकर कहा, अब आप ही समझाओ ना डैड, मेरी बात तो यश समझ नहीं रहा है। ये श्रुति को अभी सच्चाई बताने की जिद कर रहा है।
दिग्विजय सिंघानिया ने यश को आवाज देकर रोका। यश, एक मिनट मेरी बात सुनो। यश रुका और उसके बाद वो राघवन से बोला, तुमने यश को बताया नहीं कि हम श्रुति को अभी क्यों नहीं बता सकते? राघवन ने तुरंत कहा, मैंने सब बता दिया है डैड, लेकिन यश मानने को तैयार ही नहीं है। दिग्विजय सिंघानिया ने यश का हाथ पकड़ लिया और कहा, यश, एक मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो करना। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि दिग्विजय सिंघानिया न सिर्फ उम्र बल्कि ओहदे में भी यश से बड़े थे और यश को अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना बहुत अच्छे से आता था। वो रुक गया। दिग्विजय सिंघानिया ने यश को अपने बगल में बिठाया और कहा, तुम्हें क्या लग रहा है यश कि मैं अपनी बेटी को अपने करीब नहीं चाहता हूं? यश ने तुरंत कहा, नहीं, हमें ऐसा नहीं लग रहा है। दिग्विजय सिंघानिया ने आगे यश को समझाते हुए कहा, फिर तुम आखिर क्यों इस बात के पीछे पड़े हुए हो कि तुम्हें श्रुति को तुरंत सब कुछ बताना है? यश ने तुरंत कहा, वो हमारे दोस्त है सर, हमने उसे सालों से देखा है अपने बाप के लिए तड़पते हुए। इस चक्कर में 2 बार उसकी जान जाते जाते बची, और जब वो सच से मात्र कुछ इंच की दूरी पर है तो आप लोग उसे सच से दूर कर रहे हो। ये कहां का न्याय है? दिग्विजय ने तुरंत कहा, मैं जानता हूं यश कि इस समय तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तुम श्रुति को इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए बेताब हो। मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है और श्रुति को अभी सच्चाई बताने का समय नहीं आया है। यश ने दिग्विजय को भी टोक दिया और कहा, अगर उसे सच्चाई बताने का समय नहीं आया है तो फिर आप उसे ढूंढ काहे रहे थे? आपको उसे तब ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए था जब आपका समय आता। अगर राघवन उसके करीब आने की कोशिश ना करता तो शायद हमें कभी शक नहीं होता और ये राज अभी राज ही रहता। आपने उस राज को उधेड़ दिया और अब वक्त आने की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। दिग्विजय सिंघानिया ने राघवन की तरफ देखा। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में कुछ बातें हुई। ऐसा लगा कि जैसे दिग्विजय ये कहना चाह रहे हो कि राघवन, ये यश तो बहुत तेज निकला। तभी दिग्विजय ने आगे कहा, मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा हूं, लेकिन हमें सिर्फ 4 महीने चाहिए। अगर हमें ये 4 महीने पहले भी पता चल जाता तो हम ये बात अभी श्रुति तक ना पहुंचाते। हम चुनाव के बाद ही कुछ करते, क्योंकि मैं राजनीति के उस काले काजल की कोठरी में हूं जहां पर हल्का सा चूकने पर मेरे पूरे शरीर में दाग लग जाएगा। राघवन ने तुम्हें बताया होगा कि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है। अगर श्रुति का राज सबके सामने आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यश ने दिग्विजय को एक लुक दिया और फिर कहा, सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहे। दिग्विजय ने सिर हिलाकर कहा, ओह। यश ने तुरंत कहा, हमने सुना था कि हिंदुस्तान में नेता अपने फायदे के लिए अपने रिश्ते को दांव पर लगा देता है। आप तो उसका जीवंत उदाहरण बन रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? यश की इस तीखी बात ने दिग्विजय और राघवन दोनों को उलझन में डाल दिया और उन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। तभी दिग्विजय ने आगे कहा, तुम जो चाहो वो कह सकते हो बेटा, लेकिन अभी के लिए सच यही है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चुनाव देख रहा हूं। राजनीति में जो नीति होती है बेटा, मैं उस नीति के बारे में सोच रहा हूं। चलो मान लिया कि तुमने श्रुति को सब बता दिया और ये बात मीडिया में आ गई, तो उसके बाद मीडिया वाले श्रुति के पीछे पड़ जाएंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने श्रुति की तरफ इशारा किया, जो बार काउंटर के पास बैठी फैजान के साथ बातें करते हुए जोर जोर से हंस रही थी, और आगे कहा, उसके बाद श्रुति का जीना हराम हो जाएगा। उसकी जिंदगी में जो आजादी है वो खत्म हो जाएगी। उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। वो खुद को इस माहौल में ढाल नहीं पाएगी। लोग उससे सवाल पूछ पूछ कर उसका जीना हराम कर देंगे। जैसा तुमने कहा ना कि नेता राजनीति के लिए अपने परिवार को, अपने रिश्तों को दांव पर लगा देता है, ठीक वैसे ही यश, ये मीडिया अपनी टीआरपी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। तुमने कहा कि श्रुति इतने दिनों तक तड़पी है मेरे लिए। अगर ऐसा हुआ है
तो तुम क्या चाहते हो कि वो जब मुझसे मिले तो मेरी वजह से पैदा हुई समस्याओं की वजह से मुझसे नफरत करना शुरू कर दे? मैं अपनी बेटी को उसके नफरत भरे दिल से गले लगाऊं? इतना कहते हुए वो इमोशनल हो गए। यश पहली बार कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वो खामोश खड़ा रहा और तभी उसने अचानक से कहा, ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं। हम श्रुति से अभी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हमें आपसे एक वादा चाहिए। राघवन ने पूछा, कैसा वादा? यश ने तुरंत कहा, अगर कभी भी श्रुति को आपकी जरूरत आ पड़े तो आप उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए आपको अपना राजनीतिक करियर ही नहीं, सब कुछ क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। राघवन के कुछ बोलने से पहले ही दिग्विजय ने यश का हाथ थाम लिया और कहा, मंजूर है, और तुम्हें इसके बारे में मुझसे या राघवन से कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, हम खुद ये करेंगे। यश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद दिग्विजय ने यश को खींचकर अपने गले लगा लिया। यश कुछ देर तक उनके साथ ही रहा। इधर कियारा उसे ढूंढ रही थी। जब उसने यश को पूरे क्लब में कहीं नहीं देखा तो कियारा ने यश को ढूंढना शुरू कर दिया था, और जब यश उसे नहीं मिला तो वो जाकर फैजान से मिली। फैजान इस वक्त अकेला बैठा हुआ था। श्रुति वहां से जा चुकी थी। कियारा ने पहुंचते ही फैजान से सवाल किया, तुमने यश को देखा है क्या? फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैडम, आप ऐसे उल्टे सवाल काहे पूछ रही हो? मैं इतने दिनों से उसके साथ रह रहा हूँ, उसको तो देखूंगा ही ना। कियारा ने गुस्से में फैजान को घूरा और कहा, मेरा मूड पहले से ही खराब है फैजान, उससे और ना खराब करो। यश को अभी देखा है या नहीं, ये बताओ बस। फैजान ने ना में सिर हिला दिया और उसके बाद कियारा वहां से चली गई। दूसरी तरफ यश दिग्विजय और राघवन से मिलकर निकला कि तभी वो श्रुति से टकरा गया, जो शायद वॉशरूम से वापस आ रही थी। श्रुति गिरते गिरते बची तो यश ने उसे संभाल दिया। यश का हाथ श्रुति की कमर पर जा टिका, जिससे श्रुति की सांसें बढ़ गई और करके आया था, इसीलिए वो सच्चाई भी नहीं बता सकता था। श्रुति ने जब यश को खोया खोया देखा तो कहा, अब तुम मुझे ऐसे ही लेकर खड़े रहोगे यश, या फिर छोड़ोगे भी? यश ने श्रुति को सीधा करके खड़ा कर दिया और वो श्रुति के चेहरे को देखता रहा। श्रुति को यश आज किसी और ही मीटर में लग रहा था। अरे कच्छा नहीं, तुम पार्टी एंजॉय करो। श्रुति को ऐसा लगा कि यश शायद उससे कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा और वो वहां से जाने वाली ही थी कि तभी एक छोटी सी बच्ची उन दोनों के बीच से निकल गई और उसके पीछे एक आदमी प्लेट लेकर दौड़ता हुआ आया। अरे खा ले बिट्टू, बेटा खा ले। दौड़ना पड़ता है, लाडली बेटी है ना। इतना कहते हुए श्रुति रुक गई। उसकी आवाज रूंध गई थी। यश उसके दुख को महसूस कर रहा था। जैसे श्रुति को बचपन से ही बाप का प्यार नहीं मिला था, वैसे ही यश भी बिना माँ बाप के पला बड़ा था। ये मजबूरी समझ रहे हैं, साथ में हमें तुम्हें भी सेफ रखना है तो। यश को ख्यालों में खोया देखकर श्रुति ने पूछा, क्या हुआ यश? यश ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए श्रुति को अपनी तरफ खींच। उन दोनों कियारा और यश के बीच पैदा होंगी दूरियां, और क्या होगा जब दिलावर को पता लगेगा यश और दिग्विजय के बारे में?